ओके, आज का पहला डायमेंशन लिखो आप। कुछ बच्चों ने किए हुए हैं, कुछ ने नहीं किए हुए। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट? इसका एक और नाम भी है, फोर्स कांस्टेंट। इसका एक और नाम भी है, स्टिफनेस कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट, ये होता क्या है? जैसे ये एक स्प्रिंग है, अगर हम स्प्रिंग के साथ कोई भी बॉडी को हैंग कर दे, व्हाट वुड हैपन? स्प्रिंग लंबा हो जाएगा, पता ना सबको ये। Yes, sir. Yes, sir. स्प्रिंग लंबा होगा, लेकिन एक लिमिट के बाद स्प्रिंग और लंबा नहीं होगा। अब सोचने वाली बात ये है कि जो इसका वेट था, उसको किसी फोर्स ने तो रोका होगा। अपने आप तो रुक नहीं सकता बिना फोर्स के। स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आती है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। रिपीट करो मेरे पीछे, कौन सी फोर्स बेटा? Restoring force. Restoring force. और ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होगी, वो ध्यान से समझना। ये स्प्रिंग की एक्चुअल लेंथ थी, इसको लगाने के बाद स्प्रिंग की लेंथ बढ़ के कितनी, लेट एक्स बढ़ गई। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, याद रखना। जब भी किसी स्प्रिंग को आप खींचते हो, एक्सटेंड करते हो, तो उसके अंदर एक फोर्स आती है जिसका नाम है रीस्टोरिंग। या आप सिर्फ फोर्स फोर्स समझ लो, फोर्स। और वो फोर्स किस पे डिपेंड करती है? इलोंगेशन पे। इलोंगेशन का मतलब होता है लंबा होना। वो फोर्स डिपेंड करती है इलोंगेशन पे। यहाँ इलोंगेशन कितना हुआ? एक्स, मैंने एक्स मान लिया। एक्चुअल में लेंथ स्प्रिंग की कितनी थी? ये थी। लेकिन मास लगाने के बाद, मास लगाने के बाद ये कितना हो गया? ये एक्सटेंड हो गया बाय एक्स। अब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करोगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा के। इस के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो सब बच्चे इसके डायमेंशन बनाओ। Excuse me, sir. क्या Sir, elongation ही x है. क्या कह रहे हो? इलोंगेशन एक्स है, इलोंगेशन एक्स है। Sir, M1 L0 T minus 2. Yes, sir. Yes, sir. यही रहेगी. Yes, sir. के बनेंगे एफ बाय एक्स, M1 L0 T माइनस 1, M1 L0 T माइनस 2 या माइनस 1? -2. Yes. -2 होगा, sir. Minus 2. माइनस। समझ में आ गया सबको? स्प्रिंग कांस्टेंट। Yes, sir. Yes. Yes, sir. मनन Yes. आपको, Yes, sir. मनन Yes, sir. समझ में आ गया बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालना है? फोर्स अपॉन लेंथ ही होगी एक किस्म से। के किसके इक्वल हो गया? एफ बाय एक्स। एक्स तो लेंथ है ना। आपको याद है ऐसा एक आपने सरफेस टेंशन भी पढ़ा हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. sir. सरफेस टेंशन भी तो आपने ऐसा ही कुछ पढ़ा हुआ है ना, फोर्स अपॉन लेंथ। Force upon length. उसके Yes. डायमेंशन क्या बनेंगे? M1 L0 M1 L0 T T minus minus 2. फोर्स अपॉन लेंथ। तो यहाँ आप
एक ग्रुप बना लो, इसको साफ कर दो बेटा स्क्रीन को। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ। Yes, sir. आप ना एक ग्रुप बना लो, जो ग्रुप बनाना होता है ना उसको ऐसे हाईलाइट करके बनाया करो। किन किन के डायमेंशन सेम हो गए? सरफेस टेंशन नंबर 1। ऐसा ही ना एक और क्वांटिटी भी है, फोर्स ग्रेडियंट। Fourth gradient. Yes, sir. Yes, sir. Force by length. इसके साथ भी ग्रेडियंट लगेगा ना, आप याद रखना सब। Sir, length से divide. Length divide हो जाएगा. ग्रेडियंट लगेगा, उसको Yes, sir. डिवाइड कर दो। मान लो फोर्स ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट आप लिखोगे F बाय एल। मान लो प्रेशर ग्रेडियंट है, क्या लिखोगे? प्रेशर P ग्रेडियंट by L. P by L. P by L. P by L. वेलोसिटी ग्रेडियंट को क्या लिखोगे? V by L. Upon L. टेम्परेचर ग्रेडियंट को क्या लिखोगे? K by L. K by L. Upon L. बाय एल। L. बेटा जिसका भी ग्रेडियंट होगा, जिसका भी ग्रेडियंट होगा उसको आप इस तरीके से सॉल्व करो। अब सही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे, एक बार मैं चेक कर रहा हूँ सेटिंग में जाके। एक बार देखना कितने बच्चे ज्वाइन करेंगे। 3-4 बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे। चलो कोई बात नहीं, वो चेक कर लेंगे, उनको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। और इसके साथ तीसरा कौन सा हुआ फिर अभी जो मैंने बताया? फोर्स Spring constant. Spring constant. Spring constant. या इसका नाम एक और है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये अलग अलग नाम को ना Stiffness ग्रुप में बना लो अपने। और यहाँ एक और है इसमें स्टिफनेस Stiffness constant. स्टिफनेस कांस्टेंट। तो देखो ये सारे के सारे एक फैमिली के मेंबर बन गए ना। अगर अपने को ये पता हो कि ये एक फैमिली है और सरफेस टेंशन के याद हो, तो फिर हम बाकी सबके बना सकते हैं। और इन सबके डायमेंशन क्या हो गए? m1 L0 T minus. 0 T minus 2. और यूनिट भी सबके सेम है, न्यूटन पर मीटर। यूनिट भी सबके सेम है, न्यूटन पर मीटर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे आ रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट शीट पे आ जाऊँ। आज ना Yes, sir. Yes, sir. क्रिटिकल पार्ट पेंडिंग था हमारा, जैसे लिमिटेशन या इसके यूजेस। तो आप हेडिंग बनाओ, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए यूजेस, इसके 3 यूज है। एक तो नंबर 1 आप लिखो, यूजेस हेडिंग बना लो, नंबर 1 लिखो। इट इज यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करता है। ऐसे आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं। मान लो मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये आप चेक कर सकते हो ना, लेफ्ट साइड के डायमेंशन और Yes, राइट sir. साइड के डायमेंशन को इक्वल करके। याद है? Yes, sir. Yes, sir. ये इसका पहला यूज हो गया। फर्स्ट यूज क्या हो गया? जैसे SN, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, U प्लस A/2 2n माइनस 1। मैं इक्वेशन के एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आज आपका टेस्ट भी है। V इज इक्वल टू 2 बजे वालों का टेस्ट है, जो बच्चे 2 o'clock अटेंड करें। तो किसी भी इक्वेशन को आप चेक कर सकते हो। अगर मैं आपको ये देता हूँ mv²/r, तो क्या करोगे आप? लेफ्ट साइड के डायमेंशन और राइट साइड के डायमेंशन को इक्वेट कर दोगे। उससे आप क्या चेक कर लेते हो? करेक्टनेस। क्या चेक कर लेते हो? Correctness. तो अपने पास कोई भी इक्वेशन दी होगी तो उसको आप चेक कर सकते हो।
whether the equation is correct or wrong. Anyways, दूसरा यूज क्या था? दो बच्चों ने वो यूज किया नहीं हुआ, मनन, और 3 बच्चों ने वो यूज नहीं किया, वो मैं उनको अलग से करवाऊंगा। एक मनन, सलोनी और पलक। इन तीनों बच्चों ने सेकंड एप्लीकेशन अभी नहीं की, लेकिन वो सेकंड एप्लीकेशन का नाम समझ लें। इट इज यूज टू डिराइव द फॉर्मूला। हमें कोई फॉर्मूला ड्राइव करना होगा ना, तो भी हम डायमेंशन से ड्राइव कर लेंगे। ये बच्चे सिर्फ अभी ये ध्यान रखें इसका नाम। इनको मैं कल ये करवाऊंगा, ड्राइव द फॉर्मूला, अलग टाइम देके। तो सेकंड यूज मेरे पास क्या होगा? सेकंड यूज होगा, ये थर्ड यूज है, मतलब इसको सेकंड नंबर दे दिया मैंने यहाँ पे। कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। याद है ये थर्ड एप्लीकेशन थी, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसको यूज में लेना है। तो सिर्फ 2 या 3 बच्चों की ये 2 एप्लीकेशन पेंडिंग है, ये सबकी हो चुकी है। तीसरा देखो, टू डिराइव द इक्वेशन showing the relation between different physical quantities। ये टू डिराइव द फॉर्मूला या टू डिराइव द इक्वेशन which showing the relation between different physical quantity। जैसे आप कोई फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो फोर्स का या किसी का भी, वो आप लोगों ने सब ने किया हुआ है एक्सेप्ट 2 और 3 स्टूडेंट्स। जो 2-3 स्टूडेंट ने नहीं किया उनको मैं ये करवाऊंगा, बट वो ये नाम याद रखें। देर आर 3 एप्लीकेशन। रिपीट करना। फर्स्ट एप्लीकेशन बोलो क्या है बेटा? It is Check used the to correctness check of the the equation. दूसरी बेटा बोलो, रिपीट करो। to convert one system of unit into another system. Another system. तीसरी बेटा, To derive the equation showing the relation between different physical quantities. Relation between physical quantities. Quantity. वेरी गुड। देखो अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, स्कूल लेवल पे क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन में तो थ्योरी आती नहीं है। क्वेश्चन आएगा, राइट द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, एनालिसिस एक साइंस है ये वाली जो हम पढ़ रहे हैं। इसके यूज के हैं, तो आपने 3 यूज बताने हैं। एक, ये करेक्टनेस चेक करता है रिलेशन की। एक, ये एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करता है। सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट कर देगा, एमकेएस को एफपीएस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सिस्टम की कन्वर्जन में भी हेल्प करता है। और तीसरा, यूज टू ड्राइव द फॉर्मूला, ऐसे भी लिख सकते हो, ड्राइव द एक्सप्रेशन और फॉर्मूला। तो आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द यूजेस। ये सब बच्चे कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने इसके सबके न्यूमेरिकल्स किए होते हैं हर एक के, तो नाम तो पता ही है। These are the 3 uses। इतना समझ गए बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है बेटा लिमिटेशन, जो सभी के पेंडिंग है। इस साइंस की कुछ लिमिटेशन है, इस साइंस की कुछ लिमिटेशन है। क्या होती है लिमिटेशन? कमियां, शॉर्ट कमिंग, शॉर्ट कमिंग या ड्रॉबैक्स, कोई भी आपका नाम दे सकते हैं, ड्रॉबैक। इसकी क्या क्या कमी है पहले मैं कुछ आपको समझा दूं, फिर मैंने इसके अंदर फीड किया हुआ है, उसी से फिर आप नोट करना, एक बार समझ लो। जब आप कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, जब आप कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, जिन बच्चों ने ये फॉर्मूला डेरिवेशन किया हुआ है सभी ने किया है एक्सेप्ट 3 स्टूडेंट्स जो कनेक्टेड, उनमें से 2 कनेक्टेड है। जब हम ड्राइव करते हैं ना, तो हम ये बताते हैं कि ये किसी एक पे डिपेंड कर रही है, दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे ही बोलते हैं ना। उसकी Yes, sir. पावर हम ए बी Yes. ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी 4 पे डिपेंड करेगी ना, या 5 पे डिपेंड करेगी, तो ये वाली साइंस इसके फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर सकती।
ये सिर्फ और सिर्फ तभी फॉर्मूला ड्राइव करेगी जब एक फिजिकल क्वांटिटी 3 पे डिपेंड करती हो या 3 से कम पे भी करती हो। अगर कोई क्वांटिटी 2 पे भी करती होगी तो भी ये ड्राइव कर देगी। 1 पे तो चलो कोई नहीं करती मोस्टली, इसलिए 1 पे जो करेगी वो तो खुद ही होगी, तो 2 3 तक तो ये कर देगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ, वेलोसिटी और एक और ले लो कुछ भी, डेंसिटी, तो आप कोशिश करके देख लेना, आप ये सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। यू कांट सॉल्व दिस न्यूमेरिकल अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज्यादा पे डिपेंड करती। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेडिंग बना लो बेटा, लिमिटेशन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब इस चैप्टर से 3 मार्क्स का पक्का आएगा आपके स्कूल लेवल पे, 150% ले लो। फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे छोटे पेपरों की बात नहीं कर रहा, वैसे तो उनमें भी आना चाहिए। ये आपसे लिमिटेशन 3 नंबर में पूछेंगे ही पूछेंगे। 5 लिमिटेशन आपको याद करनी है, मैं अभी याद करवा दूंगा सबको। ये 5 लिमिटेशन जो मेरा टेस्ट कभी भी होगा उसमें भी 100% आएंगी लिमिटेशन। तो एक एक लिमिटेशन को समझना है बेटा, रट्टा नहीं मारना, समझना है इसको। तो फर्स्ट देखो क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी वो होती है बेटा जिनके डायमेंशन नहीं होते। अब ऐसी एक नहीं है, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हमें जब तक मास की कोई पावर, लेंथ की कोई पावर, टी की कोई पावर ना पता हो तब तक हम उसको डिटरमाइन कर नहीं सकते। तो अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते इस मेथड से। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनलेस है। जैसे देखिए, सब लोग नोट करना, ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज है जो डायमेंशनलेस है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, गिव 5 नेम। कुछ आपको पता है, कुछ मैं बता रहा हूँ। एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते, Plane angle triangle. एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के कोई डायमेंशन नहीं होते, Strain. जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, इनके कोई डायमेंशन नहीं होते। स्ट्रेन, एक क्वांटिटी है स्ट्रेन। क्या होती है स्ट्रेन बेटा? देखो, जिसको ये क्वांटिटी पता है ना वो नोट करते जाना। मनन, आप लोग, आप दोनों। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अगर मेरे पास कोई बॉडी है, उसकी कोई लेंथ है, उसकी कोई लेंथ है एल, हमने एक फोर्स लगाई, जिससे स्प्रिंग था, स्प्रिंग भी आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, तो उसकी लेंथ में चेंज आ गया फोर्स लगाने के बाद। चेंज को हम ना डेल्टा से डिनोट करते हैं, स्मॉल चेंज। तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो डायमेंशन लेंथ चेंज के भी L1 होते हैं और ओरिजिनल लेंथ के भी L1 होते हैं। तो इसके डायमेंशन क्या बनेंगे? M0 L0 T0। तो स्ट्रेन के डायमेंशन क्या होंगे? M0 L0 T0। फिर Angular momentum. नहीं बेटा, एंगुलर मोमेंटम के तो होते हैं डायमेंशन। What is the angular displacement? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल में आ जाएगा। एंगल Refractive index. एंगल कोई आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। और सोच के बताओ। जैस्मिन कह रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप लोगों ने ना 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, यस और नो बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. होता है Yes, sir. speed of light in vacuum to the
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है तो स्पीड ही ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली बुक्स में एन से भी डिनोट किया होता है, वैसे म्यू से भी करते हैं। तो ऊपर भी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम कोई भी हो सकता है। तो स्पीड से स्पीड कट जाएगा तो इसके भी डायमेंशन नहीं होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई डायमेंशन नहीं होते। उसके बाद relative density, relative density, क्या relative density के डायमेंशन होते हैं? नहीं। relative density क्या होती है? density of body to the density of water, Density water. बॉडी की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी, है तो दोनों डेंसिटी ना। डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का एक और नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ऐसी और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनके ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी होगी, उनके डायमेंशंस नहीं होते, दे हैव नो डायमेंशन। तो ये तो मैंने आपको कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बताई है, बट मेरा जो पर्पस है लिमिटेशन बताने का है। तो बेटा फर्स्ट लिमिटेशन को रिपीट करो। Dimensionless quantities cannot be determined by this method. बाय दिस मेथड, ये मेथड हमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकता। मतलब अगर मुझे कोई फॉर्मूला ड्राइव करना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो डायमेंशनलेस है, तो वहां पर ये फेल हो जाएगा। ये ऐसी कोई क्वांटिटी डिटरमाइन नहीं करेगा जिसके डायमेंशन नहीं है। अब सेकंड लिमिटेशन, देखिए जब आप फॉर्मूला ड्राइव करते हो, जैसे मैं ये कहता हूँ कि मास की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, वी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, आर की -1 पे डिपेंड कर रहा है, तो आप इतना तो कर देते हो। उसके बाद अपनी तरफ से ना कांस्टेंट लगा देते हो के। अब इस कांस्टेंट की कोई वैल्यू होती है जिसको ये वाला मेथड नहीं निकाल पाता, उसके लिए हमें कुछ और एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो हमारी लिमिटेशन क्या बनी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी cannot be determined by this method. not be determined by this method। इतना ही लिख लो बस। ये तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रखो कि उसको तो बाद में एक्सपेरिमेंटली हमें देखना पड़ता है। अभी क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। क्या नहीं नहीं, वो डायमेंशनल कांस्टेंट है। जैस्मिन कह रही है कि हमने कुछ कांस्टेंट के डायमेंशन किए थे, वो डायमेंशनल कांस्टेंट है। मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, देखो मान लो ये एक फॉर्मूला है जो आपको फिजिक्स में कहीं ना कहीं आएगा, 6 पाई eta1 r1 v1, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। आप इसके डायमेंशन तो चेक कर लोगे, लेकिन जब आप इसको ड्राइव करने जाओगे तो आपको ये दे देंगे, उसकी पावर a, r की पावर b, v की पावर c। इससे आप ये पावर तो निकाल लोगे, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी के बाद तो k ही लिखोगे ना। क्या ये k की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप? इस मेथड से नहीं निकाल सकते। तो आपको इतना ही समझना है कि दिस मेथड इज फेल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सलोनी आपको समझ में आ गया ये ड्रॉबैक? Yes, sir. मनन आपको? यस सर। आर्यन, आर्यन आपको? Yes, sir. ओके, अब आप चलते हैं थर्ड लिमिटेशन पे। थर्ड लिमिटेशन इज जैसे मान लो किसी फॉर्मूले में cos थीटा आ रहा है, किसी के फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, या लॉगरिथमिक कोई फंक्शन आ रहा हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं e की पावर में लिखना,
और log एक मैथमेटिक्स है, log x। ट्रिग्नोमेट्री सब जानते हैं, sin x, cos x, टेंजेंट x, cot x, जानते हो ना सारे। तो Yes, sir. किसी के फॉर्मूले में, Yes, sir. अगर किसी के फॉर्मूले में, जैसे एक फॉर्मूला आता है हमारे पास फिजिक्स में, आगे आप पढ़ोगे कहीं कहीं, 2 सिग्मा कॉस थीटा रो आर जी, ये एक फॉर्मूला आपको मिलेगा कहीं ना कहीं फिजिक्स के अंदर। अगर मुझे इसको ड्राइव करना हो डायमेंशन से, तो ये टर्म तो नहीं आ सकती ना। हाँ, तो ये फॉर्मूला में तो आप कैसे लेके आओगे, क्योंकि इसकी डायमेंशन ही नहीं है। तो कॉस थीटा या लॉग में कुछ भी, या एक्सपोनेंशियल में कुछ भी, एक एनर्जी का फॉर्मूला आता है ई की पावर के टेम्परेचर, ऐसे कुछ, ई इज एक्सपोनेंशियल। तो क्या आप ऐसे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो? नहीं। तो आपकी लिमिटेशन क्या हुई कि हम ऐसा कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आती हो, या लोगरिथमिक लोग आता हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शन होते हैं मैथ्स के अंदर, मैथ्स का वर्ड है ये फंक्शन। मैथ्स में 5 फंक्शन होते हैं। मैं मैथ नहीं करवा रहा, थोड़ा बता रहा हूँ। उसको याद करने के लिए आप अपने आप को ये तो आई लेट, जैसे आप लोग लेट ज्वाइन करते हो ना मेरी क्लासेस, कई बार जो लेट है, लेट लतीफ है, वो अपने आप से क्या को कि आई लेट। आई लेट से ना 5 फंक्शन बनेंगे। आई फोर, सर ये फिर से बता दो एक बार। फिर बता रहा हूँ बेटा, एक बार फिर देखो। मैं यहाँ ना मैथ्स के फंक्शन की बात कर रहा हूँ। फंक्शन, ये वर्ड आया ना इसमें, तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है। ये मैथ्स के अंदर फंक्शन आप पढ़ते हो। उसके लिए मैंने ये कहा था कि अपने आप को आई लेट, लेकिन को ऐसे कि मुझे लेट नहीं होना। इससे 5 फंक्शन के नाम याद हो जाएंगे। 5 ही है पूरे मैथ में, 5 ही फंक्शन है। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इसी के साथ ऐसे लग जाता है। ये 10+2 में आता है, आपके मैथ्स में भी 11th में नहीं आता, 10+2 में आता है। लेकिन जो बच्चे कंपटीशन वेक्टर पढ़ रहे हैं, उनको याद होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाती है 1/3, तो मैं उनको बोलता हूँ ऐसे लिख दो, कॉस इनवर्स। Yes. Yes, sir. ये होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा फंक्शन होता है लॉग, लॉग ऑफ एक्स, ऐसे लिखा होता है, इसको एल फॉर लॉग। तीसरा फंक्शन होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रा तो आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, x² + 1, x³ + 1। और चौथा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो भी आपने 10th में पढ़ी है, 11th में भी पढ़ रहे हो। ई आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसी को ई की एक्स में लिखना। तो ये 5 फंक्शन आपके पूरे मैथ में होते हैं। तो हमारे को यहाँ पर क्या लिखा हमने? दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू ड्राइव ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नीचे जो मैंने समझाया वो आपकी नॉलेज के लिए है। अपने को ये 3 लिमिटेशन ध्यान रखनी है अभी। क्या ये 3 लिमिटेशन आपको समझ में आ गई? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके बेटा। अब 4th देखो, ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये ऐसी कोई फॉर्मूले को ड्राइव नहीं करेगा जो 3 से ज्यादा पे डिपेंड करेगी। ये ऐसा कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं करेगा, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी which depends upon more than 3 physical quantity. This method will be difficult to obtain the quantity. आप इसको इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ। अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, वैसे डिफिकल्ट नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस
fail to derive the formula of any physical quantity which depends on more than three physical quantities, which depends on more than three physical quantities. डायमेंशनल एनालिसिस लिख लो, चाहे दिस मेथड लिख लो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम लिमिटेशन दे रहे हैं. दिस मेथड fails to derive the formula of any physical quantity which depends on more than three physical quantities, which depends on more than three physical quantities. Getting it? Yes. Yes, sir. To everyone, जो मैंने लिखा है उसको रब कर दो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो चार लिमिटेशन आपको याद होगी, है ना. पहली क्या, ये Dimensionless. Could डायमेंशनलेस क्वांटिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकती, है ना. नॉट डिटरमाइन डायमेंशनलेस. दूसरा क्या था बेटा, कांस्टेंट को डिटरमाइन नहीं करते. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू नहीं बताती है. वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को नहीं बताती. तीसरा, Not applicable to Not trigonometric trigonometry and exponential functions. लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे फंक्शन को इनवर्स भी कह सकता था यहाँ, लेकिन चलो तीन ही दे दो. ऐसे फंक्शन को ये डिराइव नहीं कर सकती. और चौथा, अगर कोई क्वांटिटी डिपेंड करती हो तीन से ज्यादा पर तो भी ये इसको फाइंड आउट नहीं करते. ठीक है. क्या आप डायमेंशनल एनालिसिस से ये बता सकते हो कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और स्केलर है? नहीं. नो सर. नो No, sir. ये बेटा आ चुका है पहले ही, इसको मत लिखना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अब आप ये लिखो, वो वेक्टर स्केलर का बाद में लिखते हैं, पहले पांचवा ये लिखो. इफ आइदर साइड ऑफ इक्वेशन कंटेन एडिशनल और सब्सट्रैक्शन, जैसे ये वाला फॉर्मूला आप चेक तो कर लोगे करेक्ट है या रॉन्ग है, क्या आप डिराइव कर दोगे इसको? इनके बीच में प्लस माइनस No. आता है, ये इस फॉर्मूले को क्या आप डिराइव कर सकते हो क्या? No, sir. नो सर. ये कह रहा है प्लस नहीं होगी. आइदर साइड, दोनों तरफ. जैसे आइदर साइड का मतलब लेफ्ट साइड में ये फॉर्मूला आ गया. इफ आइदर साइड ऑफ इक्वेशन कंटेन एडिशन या सब्सट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिर कॉमा लगा के वी कैन नॉट यूज दिस मेथड टू ऑब्टेन. तो ये मेथड ऐसी कोई फॉर्मूले को ड्राइव नहीं करता जिसमें प्लस या माइनस का साइन आता है. इसमें प्लस या माइनस का साइन आता है. इस लैंग्वेज को अगर आप अलग से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकता हूँ. जैसे ये वाला था ना, इसमें कि यूटी भी था प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, इसको बोलते हैं टर्म्स. एक टर्म नहीं आई, दो टर्म्स आई. तो मैं कह सकता हूँ दिस मेथड फेल टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कंटेन मोर देन वन टर्म. वो अंडरस्टूड है कि प्लस माइनस के बाद ही टर्म आती है. लिखवाऊं या ऊपर वाला सही है? ऊपर वाला सही है. सर लिखवा दो. सर लिखवा दो. लिखवा दो. इसी को लिखवा रहा हूँ लास्ट पॉइंट को और डाल के. आप अपनी लैंग्वेज कैसे बना सकते हो? दिस मेथड
फेल या अनएबल, फेल वर्ड कर लो, फेल टू डिराइव द फॉर्मूला या इक्वेशन ऑफ, derive the equation which contain more than one term on either side। इसका मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन से टर्म्स आती है, तो आपको ये वर्ड अगर नहीं यूज करना तो आप अपनी 5वीं लिमिटेशन ये ले सकते हो। दिस मेथड फेल टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी which contain more than one term on either side। Is it clear now? समझ गए बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. शाबाश, एक्टिव रहना सब लोग, आवाज आनी चाहिए अच्छे से। अभी इसके अंदर एक लिमिटेशन रहेगी, मैं लिखवाता हूँ, लिखिए वेक्टर स्केलर वाली, वो लिखो 6। by using dimensional method, by using dimensional analysis करो। We are unable to check the nature of physical quantity। That is, nature का मतलब होता है that is whether it is vector quantity or it is scalar quantity। हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते, वी आर अनएबल टू फाइंड, अनएबल, स्पेलिंग द्वारा से देख लो पता ही आपको, अनएबल टू चेक द नेचर ऑफ फिजिकल। नेचर का मतलब होता है वेक्टर होना या स्केलर होना, तो इससे हम नेचर भी चेक नहीं कर सकते। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? Yes. Yes, sir. एक ड्रॉबैक और लिखवाता हूँ आपको, तो वहां पे 5 ही देने होंगे या 4 पूछे हैं, मैं आपको अपनी तरफ से एक और करवाता हूँ। अब आप पहले मेरे को इस चीज का आंसर दो, अगर मेरे पास, अगर मुझे किसी के डायमेंशन पता हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था m1 m0 t-2, ये डायमेंशन सरफेस टेंशन के भी है ना, सरफेस टेंशन के, Yes. ये Yes, sir. Yes, sir. स्प्रिंग कांस्टेंट के Yes, भी, यही डायमेंशन स्टिफनेस Specific Stiffness. gravity. force gradient, Stiffness. ये वाले फोर्स कांस्टेंट के लिए, और ये वाला फोर्स ग्रेडियंट के लिए। अब अगर कोई अपने को ये कहे कि बताओ जी ये डायमेंशन किसके हैं, एक डायमेंशन एक से ज्यादा क्वांटिटी के भी हमें मिल रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी को फाइंड आउट करने में दिक्कत आएगी। हम उसको ये बोल सकते हैं कि ये इसके भी हो सकते, इसके भी हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं, इनमें से ढूंढ लो आप कौन सी क्वांटिटी कह रहे हो। तो आप एग्जैक्ट क्वांटिटी पे तो नहीं आ सकते ना। No, sir. तो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ डायमेंशन वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट क्वांटिटी। हमसे कौन सी क्वांटिटी पूछ रहे हैं वो नहीं हम बता पाएंगे, या तो हमारे पास ऑप्शन हो, मल्टीपल चॉइस हो, उसके अंदर हम ढूंढ लेंगे कौन सी क्वांटिटी है,
उसको हम ओके कर देंगे। लेकिन अगर कोई आपको कहता है कि बताओ ये किसके डायमेंशन है, एक का नाम लो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। हो सकता है वो ये ढूंढ रहा हो, आप बोल दो सरफेस टेंशन, या उसको ग्रेडियंट से मतलब हो, आप बोल दो। तो ये एक लिमिटेशन बन जाती है कि बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ लिमिटेशन नंबर 7, बाय नोइंग द डायमेंशन we are not able to identify exact physical quantity because reason भी लिख देते हैं, because there are number of physical quantities which have same dimension, which have same dimension। तो नोट कर लिया सर ने? By knowing the Yes. dimension, Yes, sir. we can't identify the exact physical quantity because there are number of physical quantities which have same dimension, which have same dimension। Have same dimension। Is it clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सर ये 7 पॉइंट फिर से समझा दो सर, Simple। लेफ्ट होगी मीटिंग। कोई बात नहीं, मैंने ये बताया बेटा अभी इसमें कि अगर हमें डायमेंशन पता हो, जैसे यही डायमेंशन है और आपसे पूछे बताओ किसके हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आपके पास आपको भी एंगल के भी हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं, जो मैंने बताए थे। तो डायमेंशन की नॉलेज से आप किसी एक क्वांटिटी को ढूंढ लें, ये मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी के सेम डायमेंशन है। आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन हो सकता है मुझे आपसे एंगल के बारे में पूछना हो, मैं कहूँ बताओ डायमेंशन किसके हैं ये, आप कहेंगे जी ये तो एंगल के भी हैं, सॉलिड एंगल के भी हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के भी हैं, रिलेटिव डेंसिटी के भी हैं, इसके भी हैं, उसके भी हैं। तो एक क्वालिटी को आप नहीं बता पाओगे ना, इसलिए मैंने ये लिखा है बाय नोइंग द डायमेंशन वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एग्जैक्ट फिजिकल क्वांटिटी। इतना समझ में आ गया? ओके, यस सर। Yes. तो कितने ड्रॉबैक्स आपको मैंने करवा दिए? 7. सर 7। 7 कितने एग्जाम में पूछते हैं मैक्सिमम? 5। 5। Bye. तो ये तो चलो शीट ये सारा हमने किया हुआ है, इसमें वापस में चलेगा। तो जब भी आपने इस चैप्टर को पढ़ना है, दिस इज नाउ एंड ऑफ द चैप्टर। देखो फिजिकल क्वांटिटी कभी खत्म नहीं होती है, वो 250-300 है। ऐसा नहीं है कि सारी आप कवर कर लोगे 11th में, बहुत सारी आपकी 12th में कवर होंगी और बहुत सारा आपको धीरे धीरे जब सामने क्वेश्चन आएगा तब कवर होगा। बट अराउंड अबाउट जितनी मैंने आपको डायमेंशंस बताए वो आपने अच्छे से कवर करने हैं। मैंने 3 कैटेगरी में बताए, मनन और भी को छोड़ के 2 बच्चों को। मैंने जनरल आपको बताए, Electricity. हाँ ट्रांसलेशनल मोशन के, फिर रोटेशनल मोशन के बताए मैंने आपको, फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बताए, और फिर मैंने Temperature and heat. और हीट के बताए। दिस इज ऑल ऑफ दिस चैप्टर। इसके अंदर क्रिटिकली आपके यूजेस रह गए थे सभी बच्चों के, और उसकी लिमिटेशंस रह गई। तो क्या ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. तो आज का लेक्चर यहीं तक था मेरा। कल जो बैकअप में होगा मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, बैकअप में हम क्या स्टार्ट करेंगे। लेकिन जिनका भी डायमेंशन पूरा हो गया
वो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा, जो भी सर यही तक था डायमेंशन चैप्टर? क्या कह रहे हो बेटा? सर ये चैप्टर खत्म हो गया? डायमेंशन खत्म हुआ बेटा, डायमेंशन खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा एरर्स, और काफी बच्चों Okay, ने sir. एरर्स किया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं किया हुआ वो बच्चे कनेक्ट करेंगे। इसका टाइमिंग और डेज मैं आपको बता दूंगा आपके ग्रुप के अंदर। डायमेंशन कंप्लीट हुआ, यूनिट एंड डायमेंशन, ये पूरा चैप्टर नहीं खत्म हुआ, उसके अंदर ये वाला जो टॉपिक थे ये खत्म हो गया, ओके सर। तभी इसी का ही पार्ट है। तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एरर्स, जिनका भी एरर्स पेंडिंग है वो एरर्स करेंगे। कब करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। और आज 2 बजे टेस्ट है काइनामेटिक का, जिनकी क्लास है, और कल से 2 बजे सभी बच्चे कनेक्ट करेंगे नए चैप्टर से। इसलिए ओके सर। बैकअप को मैं थोड़ा सा स्लो कर दूंगा, वीक में 3 डेज, और ये आपका रेगुलर हो जाएगा 5 डेज, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे। कल से सब बच्चे कनेक्ट करेंगे 2 o'clock। आज ये बच्चे टेस्ट देंगे। दिस इज ऑल फॉर द डे। और जो मनन का और सलोनी का पेंडिंग पड़ा है उनसे मैं बाद में बात कर लेता हूँ ग्रुप में। अब आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी कर लो 2 बजे की, और लीव कर सकते हो मीटिंग को। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.